ओए अंधे, दिखता नहीं है क्या? ऑटो चलानी नहीं आती तो घर पर बैठ। अपनी महंगी चमचमाती कार का शीशा नीचे करते हुए वो आदमी बोला। तो ऑटो ड्राइवर राघव के कानों में ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। सॉरी साहब, गलती हो गई, राघव ने हाथ जोड़कर कहा, जबकि गलती उसकी नहीं थी। कार वाले ने ही गलत कट मारा था। 2 कौड़ी के ऑटो वाले, पूरी सड़क खरीद ली है क्या? कार वाले ने एक्सीलरेटर दबाते हुए कहा और गाड़ी के धुएं का गुबार राघव के मुंह पर छोड़ दिया। राघव उसे देखता रहा। धूल उसकी मैली कमीज पर जम गई थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए गुस्से की आग जली, लेकिन फिर उसे याद आया उसका गुस्सा उसके पिता की दवाइयां नहीं खरीद कर ला सकता। तभी पीछे बैठी सवारी ने झुंझलाते हुए ऑटो की सीट पर घूंसा मारा। अरे भाई, प्रवचन ही सुनता रहेगा या चलाएगा भी? 10 मिनट हो गए धूप में। राघव ने बिना कुछ बोले गमछे से माथे का पसीना पोंछा। उसके हाथ ऑटो के हैंडल पर कस गए। राघव कोई साधारण ऑटो वाला नहीं था। आज से ठीक 2 साल पहले इसी दिल्ली शहर में राघव की एक अलग पहचान थी। MBA की डिग्री, फर्राटेदार अंग्रेजी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर का पद। उसकी दुनिया वातानुकूलित ऑफिस, ब्रांडेड कपड़े और वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टियों तक सीमित थी। उस समय उसे लगता था कि उसने अपनी तकदीर अपनी मुट्ठी में कर ली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वक्त जब करवट बदलता है तो राजा को रंक बनने में एक पल भी नहीं लगता। राघव के पिता दीनानाथ जी एक सरकारी स्कूल के रिटायर्ड हेडमास्टर थे। जीवन भर की जमा पूंजी और ईमानदारी ही उनकी कमाई थी। सब कुछ बहुत खुशहाल चल रहा था कि अचानक नियति ने अपना क्रूर खेल खेलना शुरू किया। एक रात दीनानाथ जी को सीने में तेज दर्द उठा। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने जो खबर सुनाई, उसने राघव के पैरों तले से जमीन खींच ली। हार्ट वाल्व ब्लॉकेज के साथ साथ किडनी में भी गहरा संक्रमण था। इलाज का खर्च लाखों में था। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, वह अपने साथ पूरा लश्कर लेकर आती है। राघव ने ज्यादा ब्याज और मुनाफे के लालच में अपनी और अपने पिता की सारी जमा पूंजी यानी रिटायरमेंट का एक एक पैसा एक चिटफंड कंपनी में निवेश कर रखा था। पिता के इलाज के लिए जब उसने उस कंपनी से पैसे निकालने चाहे तो पता चला कि कंपनी रातों रात ताला लगाकर भाग गई है। राघव को लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पिता अस्पताल के ICU में मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे थे और यह राघव की जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। आनन फानन में उसने अपना आलीशान फ्लैट और अपनी पसंदीदा कार औने पौने दामों में बेच दिए। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के बिल किसी भूखे भेड़िए की तरह बढ़ते ही जा रहे थे, जो सब कुछ निगलने को तैयार थे। इसी तनाव और भागदौड़ के बीच मंदी की मार ऐसी पड़ी कि राघव की नौकरी भी चली गई। उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वह अपनी नाकामी के बोझ तले दबकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ले, या फिर अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर जो भी काम मिले उसी करके अपने पिता की सांसें बचाए। और राघव ने दूसरा रास्ता चुना। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। नौकरी की तलाश में राघव ने शहर की हर छोटी बड़ी कंपनी की सीढ़ियां घिस दी, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिलता, मिस्टर राघव, अभी हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। घर में राशन खत्म हो चुका था और अस्पताल से दवाइयों की लंबी लिस्ट आ चुकी थी। उस रात राघव ने अपनी अलमारी खोली, अपनी MBA की डिग्रियां, अपने अवार्ड्स, अपने सर्टिफिकेट्स सबको एक बक्से में बंद किया और ऊपर से ताला लगा दिया। उसने आईने में अपने अक्स को देखा और खुद से कहा, आज से तू मैनेजर राघव नहीं है। आज से तू सिर्फ एक बेटा है, एक ऐसा बेटा जिसे हर हाल में अपने बाप को बचाना है। अगली सुबह जब सूरज भी नहीं निकला था, राघव एक ऑटो गैरेज में खड़ा था। गैरेज के मालिक ने अपनी धुंधली आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पान की पीक थूकते हुए हंसा। बाबूजी, शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो, ये कलम चलाने वाले नाजुक हाथ हैं, दिल्ली के ट्रैफिक में ऑटो का क्लच और ब्रेक नहीं संभाल पाएंगे। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप किराए और परमिट के पैसे टेबल पर रख दिए। वो पैसे भी उसने उस सोने की चूड़ी को बेचकर हासिल किए थे, जो उसकी मां की आखिरी निशानी थी। जब राघव ने पहली बार ऑटो की सीट पर बैठा तो स्वाभिमान का हर कतरा उसे धिक्कार रहा था, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने ICU में पड़े पिता का चेहरा आ गया और उसने अपनी आंखों के आंसुओं को पसीने में मिला दिया। ऑटो चलाना आसान नहीं था, खासकर उसके लिए जिसने कभी AC कमरे से बाहर कदम नहीं रखा था। दिन भर धूप, धूल और धुएं के बीच रहने से उसकी त्वचा झुलस गई थी। ट्रैफिक के शोर ने उसके मन मस्तिष्क की शांति को निगल लिया था। रात को जब वह घर लौटता तो उसका शरीर टूट रहा होता था, लेकिन राघव के लिए असली दर्द शरीर का नहीं, मन का था। अक्सर उसके ऑटो में ऐसे लड़के बैठते जो उम्र और तजुर्बे में उससे बहुत छोटे थे। वे उसे ओ ऑटो वाले, अबे ओए कहकर बुलाते, न जाने कितनी ही गालियां सुना देते। ये दुत्कार अब उसका रोज का भोजन बन गई थी। एक दिन कनॉट प्लेस के सिग्नल पर राघव खड़ा था,
तभी बगल में एक चमचमाती कार आकर रुकी। कार में उसका कॉलेज का दोस्त विकास बैठा था। राघव का दिल जोर से धड़का। शर्म और संकोच के मारे उसने अपना चेहरा रुमाल से पूरी तरह ढक लिया। वह गरीबी से नहीं डरता था, लेकिन दया की भीख से उसे घृणा थी। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे इस हाल में देखकर तरस खाए। राघव की जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब शहर के मशहूर और रईस कपड़ा व्यापारी सेठ गोवर्धन दास की एंट्री हुई। गोवर्धन दास पुराने जमाने के आदमी थे, सिद्धांतवादी, सख्त और जुबान के पक्के। उनका कारोबार करोड़ों का था, लेकिन मन से वे आज भी जमीन से जुड़े थे। उनकी एक ही बेटी थी, सुमन। सुमन शांत, सुशील और संस्कारों में पली बढ़ी थी। गोवर्धन दास अपनी बेटी के लिए एक ऐसा वर तलाश रहे थे जो दौलत से नहीं, बल्कि दिल और संस्कारों से अमीर हो। उन्हें आजकल के दिखावटी लड़कों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उस दिन दोपहर में गोवर्धन दास की मर्सिडीज कार बीच बाजार में खराब हो गई। ड्राइवर इंजन देख रहा था, लेकिन सेठ जी को चांदनी चौक एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना था। उन्होंने घड़ी देखी, देर हो रही थी। कोई कैब बुक नहीं हो रही थी। मजबूरी में उन्होंने हाथ दिया और एक ऑटो रोका। संयोग से वह ऑटो राघव का था। चांदनी चौक चलोगे भाई? सेठ जी ने रुमाल से पसीना पोंछते हुए पूछा। राघव ने मीटर डाउन किया और इशारा किया, बैठिए बाबूजी। रास्ते में भयानक जाम लगा था। गाड़ियां इंच इंच सरक रही थीं, लेकिन राघव ने बड़ी कुशलता से बिना झटके दिए गलियों और शॉर्टकट से ऑटो निकाला। उसकी ड्राइविंग में एक सलीका था और जुबान में एक तहजीब। जब कहीं ब्रेक लगाना पड़ता तो वह झटके से नहीं रोकता था। सेठ जी उसकी इस शालीनता को नोटिस कर रहे थे। चांदनी चौक पहुंचकर सेठ जी उतरे। मीटर के हिसाब से किराया 80 रुपये बनता था। सेठ जी ने अपनी जेब से 200 का नोट निकाला। ये लो भाई, बाकी रख लो। राघव ने नोट लिया, अपनी जेब से 120 रुपये गिने और बड़ी विनम्रता से सेठ जी को वापस कर दिए। सेठ जी चौंक गए। अरे रख लो भाई, इतनी धूप में मेहनत की है तुमने, ये बख्शीश है। राघव ने हाथ जोड़कर लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बाबूजी, मीटर के 80 ही बनते हैं और बख्शीश की मुझे आदत नहीं। मेरा हक सिर्फ मेरे पसीने की कमाई पर है, आपकी मेहरबानी पर नहीं। सेठ जी हैरान रह गए। आज के इस कलयुग में, जहां ऑटो वाले मीटर से चलने को तैयार नहीं होते, यह लड़का पैसे लौटा रहा है। वे उसे एकटक देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे चल दिए। लेकिन हड़बड़ी और मीटिंग की टेंशन में वे अपना काले रंग का भारी लेदर बैग ऑटो की पिछली सीट पर ही भूल गए। राघव ने भी ध्यान नहीं दिया और अगली सवारी की तलाश में ऑटो मोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर राघव ने देखा पिछली सीट पर वही काला बैग रखा था। उसने तुरंत ऑटो साइड में लगाया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से बैग की जिप खोली। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग में 500 के नोटों की गड्डियां ठूंस ठूंस कर भरी थीं। शायद 10-12 लाख रुपये रहे होंगे, और साथ में मखमली डिब्बों में कुछ हीरे के जेवर भी थे। राघव का माथा घूमने लगा। ऑटो के अंदर की उमस और बाहर की धूप ने मिलकर उसे चक्कर सा ला दिया। यह रकम उसके लिए छोटी नहीं थी। यह उसके पिता की जिंदगी लौटा सकती थी। एक पल के लिए उसके मन में सोए हुए शैतान ने करवट ली। उसके कानों में आवाज गूंजी, राघव, यह भगवान की कृपा है, रख ले इसे। ऑटो का नंबर किसी ने नोट नहीं किया। तेरी सारी मुसीबतें एक पल में खत्म हो जाएंगी। तेरे पिता का ऑपरेशन हो जाएगा। तू फिर से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। यह मौका बार बार नहीं मिलता। वह वहीं स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर बैठ गया। सामने ही वह मेडिकल स्टोर था, जहां से उसे पिता की महंगी दवाइयां लेनी थीं, लेकिन जेब खाली थी। बैग में रखे नोट उसे चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहे थे। उसका हाथ बैग की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसके कानों में उसके पिता की दी हुई बचपन की सीख गूंज उठी। उसे याद आया, बरसों पहले जब वह स्कूल से एक पेंसिल चुराकर लाया था, तो पिता ने उसे पूरा दिन घर के बाहर खड़ा रखा था और सबक देते हुए कहा था, बेटा राघव, गरीबी में भूखा सो जाना, लेकिन कभी अपनी नीयत मैली मत करना। बेईमानी का पैसा सुख तो दे सकता है, लेकिन आत्मा को मार देता है। और जिस दिन तेरी आत्मा मर गई, उस दिन मेरे लिए तू भी मर जाएगा। राघव की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, जो उसके मैले कपड़ों पर गिरकर जज्ब हो रहे थे। उसके अंदर एक बवंडर चल रहा था। एक तरफ पिता की सांसें थीं और दूसरी तरफ उसी पिता के संस्कार। उसने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने बैग की जिप बंद की, ऑटो मोड़ा और पूरी रफ्तार से उसी जगह जाने के लिए वापस निकल पड़ा जहां उसने सेठ जी को छोड़ा था। उधर सेठ गोवर्धन दास मीटिंग हॉल में पहुंच चुके थे। जैसे ही फाइल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें एहसास हुआ कि बैग गायब है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बैग में न केवल कैश था, बल्कि उनकी बेटी सुमन के लिए बनवाए गए गहने और जमीन के कुछ बहुत जरूरी कागजात भी थे। वे बदहवास होकर वे मीटिंग छोड़कर बाहर भागे। उनका गला सूख गया था। वे पागलों की तरह इधर उधर देख रहे थे। पुलिस को फोन करने के लिए उन्होंने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला ही था कि उन्होंने दूर से एक ऑटो अपनी तरफ आते देखा।
इधर राघव का सीना धौंकनी की तरह चल रहा था। पसीना बहता जा रहा था, लेकिन उसकी नजर सेठ जी पर टिकी थी। वह हांफता हुआ सेठ जी के पास पहुंचा और जोर से ब्रेक मारा। राघव ने ऑटो से वह भारी बैग उठाया और सेठ जी के हाथों में थमा दिया। बाबूजी, राघव की सांस फूल रही थी। आप यह बैग पिछली सीट पर भूल गए थे। मैंने देखा तो यहां ले आया। देख लीजिए, सब ठीक तो है ना? सेठ गोवर्धन दास अवाक रह गए। वे कुछ पल तक उस ऑटो वाले को देखते रहे, फिर कांपते हाथों से बैग खोला। सब कुछ वैसा ही था। एक नोट भी इधर से उधर नहीं हुआ था। गहनों के डिब्बे भी वैसे ही बंद थे। सेठ जी की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने राघव की तरफ देखा। पसीने से लथपथ, धूल से सनी खाकी वर्दी, पैरों में घिसी हुई चप्पल, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज, एक ऐसा संतोष था जो बड़े बड़े साधु संतों के चेहरे पर भी नहीं मिलता। सेठ जी ने गड्डी से 10-20 हजार रुपये निकाले और राघव की तरफ बढ़ाए। बेटा, आज तुमने मुझे बचा लिया। अगर यह बैग खो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता। रख लो, यह तुम्हारा इनाम है। यह तुम्हारी ईमानदारी की कीमत है। राघव ने पीछे हटते हुए हाथ जोड़ लिए। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने यह बैग इनाम के लिए वापस नहीं किया है। मैंने यह अपने ईमान के लिए किया है। अगर मैं इसे रख लेता तो शायद अमीर हो जाता, मेरे पिता का इलाज भी हो जाता, लेकिन मैं अपनी नजरों में गिर जाता। और जो अपनी ही नजरों में गिर गया वो इंसान कैसा? पैसों की भूख है मुझे, बहुत है, लेकिन जमीर का सौदा करके पेट नहीं भरना चाहता। सेठ जी का हाथ हवा में ही रह गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण ऑटो वाला ऐसी बातें कर सकता है। उन्होंने गौर से राघव को देखा। उसकी भाषा, उसका लहजा, उसकी आंखों की गहराई, यह सब किसी साधारण अनपढ़ आदमी के लक्षण नहीं थे। तुम कौन हो भाई? सेठ जी ने पूछा। तुम्हारी बातें, तुम्हारा यह सलीका, तुम कोई साधारण ऑटो चालक नहीं लगते। सच सच बताओ, कौन हो तुम? राघव की आंखें भर आईं। उसने अपनी नजरें झुका लीं और दबी आवाज में अपनी सच्चाई बताई। उसने बताया कि वह एक पढ़ा लिखा MBA पास लड़का है। कभी वो एक मैनेजर था और कैसे चिटफंड ने सब बर्बाद कर दिया, और कैसे अब वह अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए सड़कों पर ऑटो चला रहा है। सुनते सुनते सेठ जी सन्न रह गए। उनका दिल भर आया। तभी राघव के पास अस्पताल से फोन आया। फोन सुनकर राघव के चेहरे पर चिंता और घबराहट पसर गई। मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है, कहकर राघव वहां से निकल गया। अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचकर उसने देखा कि पिता की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों ने अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर आज पैसे जमा नहीं हुए तो वे ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे और फिर उसके पिता के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। राघव डॉक्टर के पैरों में गिरने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसे थाम लिया। वो सेठ गोवर्धन दास थे, जो राघव का पीछा करते हुए वहां आ गए थे। वे सीधे काउंटर पर गए। उन्होंने न केवल अस्पताल का पूरा बकाया बिल जमा किया, बल्कि शहर के सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट को फोन लगाकर तुरंत वहां बुला लिया। इनका इलाज शुरू कीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, सेठ जी ने डॉक्टर से कहा। जब राघव ने यह देखा तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। वह सेठ जी के पैरों में गिर पड़ा। बाबूजी, मैं आपका यह कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरी पूरी जिंदगी भी गिरवी रख दूं तो यह एहसान नहीं उतार पाऊंगा। सेठ जी ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उनकी भी आंखें नम थीं। पगले, कर्ज तो तेरा है मुझ पर। आज के जमाने में तूने मुझे इंसानियत के दर्शन कराए हैं। सेठ जी की मदद और डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई। कुछ ही दिनों में राघव के पिता की हालत में सुधार होने लगा। वे खतरे से बाहर आ गए। इधर सेठ गोवर्धन दास ने घर जाकर अपनी पत्नी और बेटी सुमन को सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि कैसे एक MBA लड़का अपने पिता के लिए ऑटो चला रहा था और कैसे उसने लाखों रुपयों का लालच ठुकरा दिया। सुमन, जो पास बैठी सब सुन रही थी, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। अब तक उसके लिए कितने ही अमीर घरों के रिश्ते आए थे, लेकिन सुमन ने सबको ठुकरा दिया था, क्योंकि उसे उन लड़कों में अहंकार और दिखावा दिखता था। लेकिन आज एक ऑटो वाले की कहानी ने उसके दिल को छू लिया था। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में अपने पिता से कहा, पिताजी, हीरा कोयले की खान में ही मिलता है, लेकिन रहता वो हीरा ही है। धन तो किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन ऐसा चरित्र, ऐसा त्याग और अपने पिता के लिए ऐसी भक्ति, यह तो करोड़ों में किसी एक के पास होती है। सेठ जी अपनी बेटी का इशारा समझ गए। उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। अगले दिन सेठ गोवर्धन दास अपनी पत्नी और सुमन को लेकर राघव के घर पहुंचे। वह एक छोटा सा किराए का घर था। राघव के पिता, जो अब अस्पताल से घर आ चुके थे, हक्के बक्के रह गए। इतना बड़ा आदमी उनकी झोपड़ी में? सेठ जी ने राघव के पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, मैं यहां कोई एहसान जताने नहीं आया हूं। मैं तो यहां एक व्यापारी बनकर आया हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हीरे जवाहरात की परख की है, लेकिन राघव जैसा खरा सोना मैंने आज तक नहीं देखा। मैं अपनी बेटी सुमन का हाथ आपके बेटे राघव के लिए मांगने आया हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। राघव ने आगे बढ़कर कहा,
सेठ जी, आप यह क्या कह रहे हैं? कहाँ आप महलों वाले और कहाँ मैं, एक मामूली ऑटो ड्राइवर? यह मेल नहीं हो सकता। समाज क्या कहेगा? लोग बातें बनाएंगे। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए राघव के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, समाज तो तब भी कुछ न कुछ कहता जब तुम ऑटो चला रहे थे। मैं तो अपने लिए दामाद चाहता था, लेकिन मुझे बेटा मिल गया। तुम्हारा केवल वक्त खराब था, संस्कार नहीं। और वक्त तो बदलते देर नहीं लगती। सुमन ने भी आगे बढ़कर राघव के पिता के पैर छुए। उसकी आंखों में राघव के लिए इज्जत और अपनापन था। शादी का दिन आया। पूरे शहर में तहलका मच गया था। बड़े बड़े उद्योगपति, नेता और रईस लोग हैरान थे कि करोड़पति गोवर्धन दास अपनी इकलौती बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से कर रहे हैं जो कल तक सड़कों पर ऑटो चलाता था। तरह तरह की बातें हो रही थीं। कोई कह रहा था सेठ जी पागल हो गए हैं, कोई कह रहा था लड़के ने कोई जादू कर दिया है। लेकिन जब बारात आई, राघव घोड़ी पर बैठकर आया, तो उसका व्यक्तित्व किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर जो तेज था, वह स्वाभिमान का तेज था। उसके साथ कोई बड़ी गाड़ियां नहीं थीं, लेकिन उसके पिता की आंखों में जो खुशी थी, वह दुनिया की सारी दौलत से बड़ी थी। यह शादी दो शरीरों की नहीं, बल्कि ईमानदारी और कद्र की थी। शादी की रस्मों के बाद सेठ गोवर्धन दास ने माइक लिया। पूरा हॉल शांत हो गया। सेठ जी की आवाज गूंजी। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी बेटी एक ऑटो वाले को क्यों दी। लोग अपनी बेटी के लिए लड़के की जायदाद देखते हैं, उसका बैंक बैलेंस देखते हैं। लेकिन मैंने उसका ज़मीर देखा है। मैंने देखा है कि जब यह लड़का अर्श से फर्श पर गिरा, तो इसने भीख नहीं मांगी, चोरी नहीं की। इसने मेहनत की। इसने अपने पिता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। जिसके पास ऐसे संस्कार हैं, वो मेरी बेटी को कभी दुखी नहीं रख सकता। आज मैं गर्व से कहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे अमीर ससुर हूं, क्योंकि मुझे राघव जैसा दामाद मिला है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। जो लोग राघव को हिकारत से देख रहे थे, अब उनकी नजरों में इज्जत थी। सुमन की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। राघव ने अपने ससुर और पिता दोनों के पैर छुए। शादी के बाद सेठ जी ने राघव को अपने व्यापार में पार्टनर बनाया। राघव ने अपनी मेहनत और अपनी एमबीए की कुशलता से सेठ जी के बिजनेस को न केवल संभाला, बल्कि कुछ ही समय में उसे दोगुना कर दिया। लेकिन राघव अपना अतीत नहीं भूला। उसने सबसे पहले अपनी कमाई से उसी अस्पताल में गरीबों के लिए एक बड़ा फंड शुरू किया, ताकि पैसे की कमी किसी गरीब के इलाज में बाधा न बने। सच ही कहा है, किसी ने इंसान की असली अमीरी उसकी तिजोरी में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में होती है। और जिसका ज़मीर जिंदा है, वो फटे कपड़ों में भी बादशाह होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।